वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं और यह भी लिखना न भूलें कि हमारी कहानियां आपको कैसी लगती हैं। आपके शब्द ही हमें आगे और डरावनी और भावनात्मक कहानियां लाने की ताकत देते हैं। अगर आपको डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक लाइक हमें और ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। दिसंबर का महीना, ठंडी हवा हड्डियों के आर पार उतर रही थी। सुंदरबन का वह इलाका जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है, रात में और भी डरावना हो जाता है। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। ऐसा लगता था मानो पूरा जंगल किसी अदृश्य चादर के नीचे छिप गया हो। मातला नदी का काला पानी बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहा था। उसी नदी के बीचों बीच एक पुरानी सी लकड़ी की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नाव के पीछे पानी की हल्की सी छप छप और दूर कहीं से आती रातचर पक्षियों की आवाज, बस यही था उस खामोशी को तोड़ने वाला। नाव पर खड़े थे एक बुजुर्ग व्यक्ति, शैल भट्टाचार्य। उम्र लगभग 70 के आसपास, सफेद होते बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता। उनके हाथ में एक कागज का डिब्बा था जिसे वे सीने से इस तरह लगाए हुए थे जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। अगर कोई पास से देखता तो तुरंत समझ जाता कि डिब्बे में कुछ मीठा है। केक। नाव किनारे आकर रुकी। शैल बाबू धीरे से नीचे उतरे। उनके पैरों के नीचे कीचड़ में हल्की सी आवाज हुई। सामने फैला था सुंदरबन का घना जंगल, पेड़ों की लंबी परछाइयां, उलझी हुई जड़ें और हर तरफ एक अनजाना डर। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ों के पास खड़ा है। उसका चेहरा घबराया हुआ था, मानो वह काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा हो। आ गए आप बड़े बाबू, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। आज तो बहुत देर हो गई। शैल बाबू ने गहरी सांस ली। हाँ जानता हूं, उन्होंने धीमे स्वर में जवाब दिया। आज क्रिसमस है, आज के दिन टुस्सू मेरा इंतजार जरूर करती है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े डिब्बे को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। इस बार शहर की सबसे अच्छी दुकान से केक लाया हूं। जब तक जिंदा थी उसे कभी केक खिला नहीं पाया, इसलिए हर साल इस रात उसके लिए केक लेकर आता हूं। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़े। कुछ दूर जाकर शैल बाबू रुक गए। जमीन पर एक साफ जगह देखकर उन्होंने केक का डिब्बा वहां रख दिया। अब पीछे मुड़कर मत देखना, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक झाड़ियों के पीछे से खड़खड़ाने की आवाज आई। एक सूखा दुबला पतला हाथ अंधेरे से बाहर निकला और केक का डिब्बा उठाकर गायब हो गया। वह हाथ किसी इंसान का नहीं था। शैल बाबू की आंखें नम हो गईं। उन्हें पता था हर साल की तरह इस बार भी उनका टुस्सू अपना केक लेने आ चुका था। हर साल क्रिसमस की छुट्टियों में मैं अपने दादू के घर जाया करता था। दादू दादी, मामा मामी, भाई बहन, पूरा घर हमेशा लोगों से भरा रहता था, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार रहता था दादू की कहानियों का। दादू वन विभाग में नौकरी कर चुके थे। भारत के कई जंगलों में उन्होंने अपना जीवन बिताया था। उनके अनुभव किसी किताब से कम नहीं थे। क्रिसमस के अगले दिन सुबह मैंने देखा कि दादू घर लौट रहे हैं। कंधे पर एक कपड़े का बैग था। उनका चेहरा थका हुआ लेकिन शांत लग रहा था। मैंने पूछ लिया, दादू आप हर साल क्रिसमस की रात कहां जाते हैं? दादू कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। उन्होंने बताया कि सालों पहले उनकी पोस्टिंग सुंदरबन में हुई थी। वहीं उनकी मुलाकात युगन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। युगन की बहू फूलमणि और उसकी छोटी सी बेटी टुसू बेहद मासूम थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। उसे केक बहुत पसंद था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन नहीं रही। उसके पिता जंगल में शहद इकट्ठा करने जाते थे। एक दिन वे जंगल से वापस नहीं लौटे। बाद में पता चला कि बाघ ने उन्हें मार डाला था। उस दिन से टुसू चुप रहने लगी। दादू ने उसे पढ़ाना शुरू किया, उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे। हर क्रिसमस में तुम्हारे लिए केक लाऊंगा, दादू ने वादा किया था। क्रिसमस आने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। सुंदरबन का वह इलाका बाहर से जितना शांत और सौम्य दिखता था, अंदर ही अंदर उतना ही भय और अनिश्चितता से भरा हुआ था। जंगल से सटे होने की वजह से यहाँ के लोग बचपन से ही डर के साथ जीना सीख जाते हैं। कभी बाघ का डर, कभी नदी का, तो कभी इंसानों का। लेकिन उस साल जो डर गांव में पनप रहा था, वह किसी जानवर से नहीं बल्कि इंसानों की क्रूरता से जुड़ा था। युग्न बूढ़ा रोज की तरह शाम ढलते ही अपनी झोपड़ी के सामने बैठ गया था।
उसके हाथ में हुक्का था, लेकिन आज वह उसे ठीक से पी भी नहीं पा रहा था। बार बार उसका ध्यान जंगल की ओर जा रहा था। उसे बार बार उन दो अजनबी आदमियों के चेहरे याद आ रहे थे जो कुछ दिन पहले उसके दरवाजे पर आए थे। लंबे चौड़े शरीर, सख्त आंखें और हाथों में मोटी लाठियां। उनकी मौजूदगी ने युगन के दिल में किसी अनजाने खतरे की घंटी बजा दी थी। आंगन में टुस्सू खेल रही थी। कभी वह मिट्टी से छोटा सा घर बना रही थी तो कभी सूखी टहनियों को अपनी गुड़िया बनाकर उनसे बातें कर रही थी। उसकी मासूम हंसी पूरे माहौल को थोड़ी देर के लिए हल्का कर देती थी। फूलमणि अंदर रसोई में थी। चूल्हे पर चावल चढ़े थे और वह बार बार बाहर झांक कर टुस्सू को देख लेती थी। मां का मन था हर पल आशंकाओं से भरा। अचानक जंगल की ओर से पैरों की आहट सुनाई दी। युगन का शरीर सिहर गया। उसने धीरे से सिर उठाकर देखा। वही दो आदमी फिर से सामने खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान नहीं थी, बल्कि खुली हुई धमकी थी। ओ बूढ़े, उनमें से एक ने कर्कश आवाज में कहा, हमने कहा था ना कि हम वापस आएंगे। युगन घबराकर खड़ा हो गया। तुम लोग कौन हो? बार बार हमारे घर क्यों आते हो? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। तेरा बेटा मंगला हमारे से पैसे लेकर मरा है, अब उसका हिसाब तू देगा। यह सुनते ही फूलमणि बाहर आ गई। यह झूठ है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। मेरे पति ने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए। दोनों आदमी जोर से हंस पड़े। अब देखो, एक ने कहा, औरत भी बोलने लगी है। इतने में टुस्सू आगे बढ़ाई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और कहा, हमारे घर से चले जाओ। एक पल के लिए दोनों आदमी चौंके, फिर उनमें से एक ने ठहाका लगाया। देख माई, उसने अपने साथी से कहा, यह छोटी सी बच्ची हमें डरा रही है। वे उस दिन तो चले गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए। क्रिसमस की रात याद रखना। उस रात फूलमणि को नींद नहीं आई। टुस्सू को सीने से लगाकर वह देर तक बैठी रही। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। क्रिसमस की रात आखिर आ ही गई। गांव में कुछ घरों में दिए जले थे। कहीं कहीं से हंसी की आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन युगन की झोपड़ी में सन्नाटा था। फूलमणि ने टुस्सू को जल्दी सुला दिया। रात काफी गहरा चुकी थी, तभी दरवाजे पर जोरदार धक्का पड़ा। कौन है? फूलमणि ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब नहीं मिला। दूसरा धक्का और ज्यादा तेज था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दरवाजा टूट गया। वही दो आदमी अंदर घुस आए। उनकी आंखों में नशा और हिंसा साफ झलक रही थी। बहुत आराम से सो रहे थे। एक ने कहा, अब हिसाब चुकाने का समय है। युगन आगे बढ़ा, लेकिन एक लाठी उसके सीने पर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। फूलमणि चीख उठी। उसकी चीख से टुस्सू की नींद खुल गई। वह डरते डरते उठी, लेकिन जैसे ही उसने मां को खतरे में देखा, वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ गई। मेरी मां को छोड़ दो, टुस्सू चिल्लाई। एक आदमी ने उसकी ओर देखा और गुस्से से कहा, यही है वह लड़की जिसने हमें पत्थर मारा था। उसने लाठी उठाई। फूलमणि चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस आदमी के कानों पर कोई असर नहीं हुआ। एक ही पल में लाठी नीचे गिरी। टुस्सू जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की चमक बुझ चुकी थी। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा, फिर दोनों आदमी घबराकर भाग निकले। फूलमणि ने टुस्सू को गोद में उठाया। वह चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उस रात सुंदरबन के जंगल ने एक मासूम बच्ची की आखिरी सांस सुनी थी। टुस्सू की मौत के बाद सुंदरबन का वह इलाका जैसे हमेशा के लिए बदल गया। पहले जो जंगल लोगों को रोजगार देता था, अब वही जंगल डर का दूसरा नाम बन गया। युगन बूढ़ा चौपा था, चुपचाप। वह जैन था, ज्यादातर समय झोपड़ी के कोने में बैठा रहता, आंखें खाली, जैसे उसकी आत्मा भी कहीं खो गई हो। फूलमणि की हालत उससे भी बदतर थी। बेटी की लाश को सीने से लगाकर घंटों बैठी रहना, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगना। गांव वालों को समझ आ गया था कि उसका दिमाग संतुलन खो चुका है। शैल भट्टाचार्य को जब यह खबर मिली तो वे भीतर तक टूट गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच हुई, बयान लिए गए और कुछ दिनों बाद वही दो बदमाश पकड़ भी लिए गए। लेकिन सबूतों के अभाव में और शायद सिस्टम की लापरवाही की वजह से कुछ ही समय बाद वे जमानत पर छूट गए। जिस दिन वे छूटे, उस दिन से उनके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। बाहर से वे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते, लेकिन रात को नींद नहीं आती। उन्हें लगता जैसे कोई हर समय उन्हें देख रहा है। दिन ढलते ही वे जगह बदलते, कभी जंगल के भीतर, कभी नदी किनारे, तो कभी किसी परित्यक्त झोपड़ी में।
उन्हें डर था कि अगर वे एक जगह ज्यादा रुके तो कोई ना कोई उन्हें पहचान लेगा। लेकिन असली डर पुलिस का नहीं था, वह डर था जिसे वे खुद शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। एक शाम दोनों बदमाश काला और माधु जंगल के भीतर काफी दूर निकल आए। चल चल कर दोनों थक चुके थे। कितने दिन और ऐसे भागेंगे, माधु ने झुंझलाकर कहा। काला रुका, चारों ओर देखा। आज यहीं कहीं रुकते हैं, रात हो रही है। थोड़ी दूर आगे उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। दीवारें झाड़ झंखाड़ से घिरी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत का कुछ हिस्सा गिर चुका था। साफ लग रहा था कि इस घर में सालों से कोई नहीं रहता। यहीं सही रहेगा, काला बोला, कोई आएगा भी नहीं। वे दोनों अंदर चले गए। घर के भीतर अजीब सी सड़ांध थी। फर्श पर सूखे पत्ते, कोनों में जाले और खामोशी इतनी गहरी कि सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बाहर से झींगुरों और रातचर पक्षियों की आवाज आने लगी। अचानक एक पक्षी की तेज कर्कश आवाज गूंजी। यह आवाज क्या है? माधु ने डरते हुए पूछा। रातचरा पक्षी होगा, काला बोला, लेकिन उसकी आवाज में भी अब भरोसा नहीं था। तब खिड़की से चांदनी भीतर आई। उसी रोशनी में उन्होंने देखा घर के बाहर लगे एक पुराने जामुन के पेड़ की डाल पर कोई बैठा है। वो देख, माधु ने उंगली से इशारा किया। पेड़ की डाल पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, उम्र कोई 10-11 साल। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। वह अपने पैरों को हवा में झुलाते हुए किसी से खेल रही थी, लेकिन वहां कोई और था ही नहीं। उसके होंठ हिल रहे थे। वह कुछ गुनगुना रही थी, एक मीठी सी बच्चों की कविता जैसी धुन। काला गुस्से में चिल्लाया, ए तू कौन है? इतनी रात को यहां क्या कर रही है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस गुनगुनाती रही। भाग यहां से, माधु चिल्लाया, नहीं तो बुरा होगा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखा। अचानक काले की सांस अटक गई, उसकी आंखें फैल गईं। लड़की की आंखें लाल थीं, जलती हुई, जैसे भीतर आग सुलग रही हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें मासूमियत नहीं बल्कि नफरत भरी थी। पहचाना नहीं? लड़की की आवाज गूंजी। वह अमा आवाज किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, वह भारी थी, गहरी थी। माधु पीछे हट गया। कौन है तू? वह हकलाया। लड़की ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं टुस्सू हूं। जैसे ही उसने यह नाम लिया, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, रोने की, हंसने की और चीखने की। काला और माधु भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तुमने मुझे मारा था, टुस्सू की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। मेरी मां को रुलाया था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब मेरी बारी है। पेड़ से अचानक सैकड़ों पक्षी उड़ने लगे। उनके पंखों की आवाज ने रात को और डरावना बना दिया। दोनों बदमाश चीख उठे। सुंदरबन का जंगल उस रात किसी गवाह की तरह खड़ा था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ सुन रहा था। कहानी अगर आपको भीतर तक महसूस हो रही है तो समझ लीजिए मेहनत सफल हो रही है। अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जंगल की उस भयावह रात के बाद सुंदरबन जैसे अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया था। काला और माधु की चीखें बहुत देर तक हवा में गूंजती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें भी रात के अंधेरे में घुल गईं। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर जमीन पर पड़ीं, तब जंगल फिर से वैसा ही दिख रहा था, शांत, हरा भरा, लेकिन भीतर से रहस्यों से भरा हुआ। 2 दिन बाद जंगल के किनारे श्मशान के पास गांव वालों ने 2 जले हुए शव देखे। शरीर इस कदर झुलसे हुए थे कि पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन चेहरे की बनावट और कपड़ों के टुकड़ों से यह साफ हो गया कि वे काला और माधु ही थे। पुलिस आई, जांच हुई, रिपोर्ट बनी, कागजों में लिखा गया अज्ञात कारणों से मृत्यु। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह कोई साधारण मौत नहीं थी। खबर जब शैल भट्टाचार्य तक पहुंची तो वे देर तक चुप बैठे रहे। उनकी आंखों के सामने टुस्सू का चेहरा घूम गया, वही मासूम हंसी, वही चमकती आंखें और केक देखकर ताली बजाने की आदत। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की। उनके भीतर एक अजीब सा भाव था, दुख भी, सुकून भी। उसने बदला नहीं लिया। शैल बाबू ने मन ही मन कहा, उसने न्याय किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टुस्सू की आत्मा अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। फूलमनी अब मानसिक अस्पताल में थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह कभी टुस्सू से बातें करती, कभी जोर जोर से चिल्लाती और कभी अचानक शांत होकर किसी कोने में बैठ जाती। डॉक्टर कहते थे
सदमे का असर है, शायद पूरी जिंदगी रहेगा। शैल बाबू हर हफ्ते फूलमनी से मिलने जाते। वह उसके लिए फल, मिठाई और कभी कभी एक छोटा सा केक भी ले जाते। फूलमनी जब केक देखती तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। टुस्सू आई थी। वह फुसफुसाती, कल रात आई थी, बोली, माँ रो मत। डॉक्टर इसे भ्रम कहते थे, लेकिन शैल बाबू जानते थे यह सिर्फ भ्रम नहीं हो सकता। इसी बीच क्रिसमस का दिन फिर से नजदीक आ गया। पूरे 1 साल बीत चुका था। जंगल वैसा ही था, नदी वैसे ही बह रही थी, लेकिन शैल बाबू के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। 24 दिसंबर की रात उन्होंने फिर से वही किया जो हर साल करते थे। हाथ में केक का डिब्बा, नाव से मातला नदी पार की और जंगल के भीतर उसी जगह पहुंचे। इस बार उनके साथ कोई और नहीं था। कोहरा पहले से ज्यादा घना था। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी नमी थी। उन्होंने जमीन पर केक रखा और धीमी आवाज में बोले, टुस्सू, आज आखिरी बार, अगर तुझे जाना है तो शांति से जाना। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर पत्तों के हिलने की आवाज आई। वही पतली सी छोटी सी परछाई धीरे धीरे सामने आई। टुस्सू खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर या गुस्सा नहीं था। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं। वे बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी एक जिंदा बच्ची की होती हैं। मामा, उसने कहा। शैल बाबू का कलेजा कांप गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब मुझे जाना होगा, टुस्सू बोली। मां को बताना मैं ठीक हूं, तुम्हारी मां। शैल बाबू की आवाज टूट गई। मां को शांति मिलेगी, टुस्सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। वह केक की ओर बढ़ी। इस बार उसने डिब्बा उठाया नहीं, बस उसे देखा, फिर हाथ जोड़कर झुक गई। अचानक हवा तेज चली। कोहरा चारों ओर घूमने लगा और कुछ ही पलों में टुस्सू की आकृति धुंध में घुल गई। उस रात के बाद फूलमनी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने टुस्सू के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी और उसी के साथ शांति भी। शैल बाबू को भीतर से पता था टुस्सू अब मुक्त हो चुकी है। आज भी हर साल क्रिसमस की रात शैल बाबू सुंदर बन जाते हैं, लेकिन अब वे केक लेकर जंगल के भीतर नहीं जाते। वे बस नदी के किनारे खड़े होकर दूर जंगल की ओर देखते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है हवा में किसी बच्चे की हंसी गूंज रही है, और तब वे हल्के से मुस्कुराते हैं, क्योंकि कुछ आत्माएं बदला लेने नहीं, सिर्फ न्याय और शांति पाने आती हैं।